तो आप बिलावल भुट्टो को ये बात समझ में आना चाहिए कि वहाँ हिंदुस्तानियों का खून नहीं बह सकता है। आपने तो बहा दिया पहलगांव में, लेकिन जहाँ से सिंधु नदी निकलती है और जहाँ जाती है वहाँ पे कोई हिंदुस्तानी ठीक से रह नहीं रहा है। वो सब अपने आप को या तो पाकिस्तानी मान रहे हैं और नहीं तो पाकिस्तानी ही है जहाँ वो जाता है। तो अगर खून बहेगा तो मैक्सिमम पाकिस्तानियों का ही बह जाएगा। उनको समझना चाहिए, उनको नॉलेज की कमी है ठीक से, उनको ज्योग्राफिकल कंडीशन से या तो पता नहीं है और नहीं तो वो सिर्फ अपने सदन में बैठ कर ही राजनीति करना जानते हो, प्लेटफॉर्म पर उतरते नहीं है कभी। लेकिन मोदी जी को अब एक चैलेंज दिया गया और उनको ये खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि अब ही नहीं तो अब कभी नहीं। कितने लोगों को मारने दीजिएगा। पहलगांव की घटना पूरे देश के लिए शोक का विषय है। पूरे देश में इसके लिए एक शोक का माहौल बना हुआ है। इसको लोग बहुत विभत्स एक नरसंहार के रूप में देख रहे हैं। ये कोई छोटी घटना नहीं है। आज तक सेना के साथ हुआ, पुलवामा में हुआ, चाहे उरी में हुआ, लोग देख रहे थे बॉर्डर फोर्सेस के साथ, क्योंकि वहाँ जंग चल रही थी। कश्मीर में पाकिस्तान और इसके खिलाफ जिस तरीके का माहौल भारत के खिलाफ बना हुआ था वो अलग चीज़ था। लेकिन पहली बार इतने भारी संख्या में हमको लगता है 26 से 11 के बाद या मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट के बाद इतना बड़ा घटना घटा है जिसमें इतने देश के नागरिक मारे गए हैं। और सबसे बड़ी जो एक विडंबना इसमें देखने को मिली कि पहले आपका धर्म पूछा गया, आपका नाम पूछा गया, औरतों से मर्दों को अलग किया गया, सिर्फ मर्दों की ही हत्या की गई। और जब वो कंफर्म नहीं हुए, कलमा पढ़ने के लिए कहा गया, तो उनको ये तक कहा गया कि आप अपना पहले पतलून उतारिए और उसके बाद हम कंफर्म करेंगे, तब मारा गया। भारत में हमको लगता है कि ऐसी घटना पहली बार हुई है। एक बार जब अमरनाथ यात्रा पर हमला होने का ये हुआ था तब, और दूसरी बार ये। लेकिन इस चीज़ को अगर आप अभी के माहौल से कैलकुलेट करते हैं या देखते हैं तो दो तरह की बातें आपको समझ में आएंगी। एक, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, जो कश्मीर जिसका बहुत पुराना भुक्तभोगी रहा है। कश्मीर भारत का स्वर्ग कहा जाता है। भारत का स्वर्ग कश्मीर को बताते हैं हमारे कितने बड़े बढ़िया लेखक लोग। और जब उस स्वर्ग को आप देखने के लिए भारत के हर कोने से, क्योंकि अब किताबों में आपने स्वर्ग के नाम से पढ़ा है, लोग देखने जाते हैं। और 2000-2500 जहां सैलानी, आपको पता है, भारत सरकार को पता है कि जो टूरिस्ट प्लेस है, टूरिज्म का जो सेंटर है, वहाँ सैलानियों की संख्या भी उसी हिसाब से रही। गर्मी का समय है तो सब लोग पहाड़ जाएंगे ही जाएंगे। कश्मीर हिल स्टेशन सबसे ज़्यादा गर्मियों में ही लोग जाते हैं। और उसके बाद अगर कश्मीर जैसे, पहलगांव जैसे जगह पर अगर सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं रहे आपकी सुरक्षा के लिए, यहाँ आप देखते हैं कि यहाँ 500 लोग, 1000 लोग अगर इकट्ठा होते हैं एक रैली में और एक किसी सभा में, तो वहाँ आपको पुलिस की फोर्सेस दे दी जाती है आपको देखभाल के लिए। इसको आप सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस का चूक मानिएगा कि नहीं मानिएगा? बहुत बड़ी चूक मानी जाएगी कि आपको इतना विभत्स नरसंहार हो गया और इंटेलिजेंस इसके बारे में अपडेटेड नहीं थी। सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पे नहीं था। वहाँ इनफैक्ट आप अगर बहुतों का इंटरव्यू सुनिएगा तो सिक्योरिटी फोर्सेस को वहाँ पहुँचने में बहुत समय लग गया। ये छोटी बात नहीं है। उन्हीं कश्मीरियों ने, जो खच्चर वाले थे, जो बाकी लोग थे, उनमें से कई लोगों ने इन लोगों की जानें बचाई। एक लड़का मारा गया, आदिल नाम का। तो देखिए, कश्मीरियों से हमारी लड़ाई नहीं है, क्योंकि वो हमारे देश का अभिन्न अंग है। वो भी हमारे देश के परिवार की तरह है, एक राज्य है हमारा। लेकिन जो कश्मीर में पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है और उसके बारे में अगर इंटेलिजेंस पुख्ता सबूत नहीं रखती है, अपडेट नहीं रखती है, तो ये दिक्कत है। और ये बढ़कर भारत के दूसरे राज्यों में भी जा सकता है। दूसरे राज्यों में भी जा सकता है। अच्छा, एक बात हम जानना चाहते हैं, पूरा देश भर में ये चर्चा हो रहा है कि सिंधु नदी का जल अगर यदि रोक दिया गया है तो पाकिस्तान के तरफ से आज नहीं तो कल कुछ न कुछ जो फिर इसी प्रकार का आतंकवादी घटना जो है वो उसमें संलिप्तता देखा जाएगा, वो कुछ न कुछ करेगा ही करेगा। एक धमकी आया कि पाकिस्तान, अब हिंदुस्तान अगर यदि जल रोकने के बाद अगर यदि कुछ करता है, अगर युद्ध के लिए कुछ इस तरीके का बम बाड़ी या फिर गोला दागता है, तो हमारे पास भी जो है वो परमाणु बम है। तो क्या अब धीरे धीरे जो है हम युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? वैसे तो नरेंद्र मोदी हर जगह बाहर देशों में जाकर के कहते हैं कि अब युद्ध का समय नहीं है, लेकिन अब जब खुद पे पड़ा है तो क्या हम युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? हम बढ़ रहे हैं। और 2025 में बाहरी युद्ध से पहले गृह युद्ध की संभावना बढ़ते जा रही है। आप एक बात ध्यान रखिए कि पाकिस्तान की औकात आज आपसे आंख मिलाने की भी नहीं है।
उसके पास उसकी जीडीपी और उसका इकोनॉमिक कोलैप्स इस हद तक हो चुका है कि वो आप युद्ध की स्थिति में है ही नहीं आपसे। उसको भले चाइना कितना स्पॉन्सर कर ले, उसको सपोर्ट कर ले, लेकिन आज के डेट में पाकिस्तान भारत से युद्ध नहीं लड़ सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। आप भी पढ़े लिखे हैं, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, हम भी जान रहे हैं कि उसकी इकोनॉमी का क्या हालत है। जहां आटा मांगना पड़ रहा है, अब आज को कोई हमको कह देगा कि आप श्रीलंका से भारत युद्ध करेगा, तो श्रीलंका और पाकिस्तान की अभी औकात नहीं है कि आपसे युद्ध कर ले। लेकिन जो उन्होंने उसके बाद भी इतना बड़ा रिस्क लेने का काम किया है भारत में, ये टेररिज्म करा के, इसका भुगतान तो उनको भुगतना पड़ जाएगा। और कोई भी हमको तो नहीं लगता है कि सिर्फ भारत सरकार ही, यहाँ हमको तो अभी तो सारा विपक्ष एक लग रहा है इस समय। आपने देखा होगा कि सारा विपक्ष एक मत से मोदी जी के साथ है कि जो भी एक्शन लेना है आप लीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। सिंधु घाटी के इस जल समझौते में भी सारे लोगों ने कहा कि मोदी जी जैसा एक्शन लें वैसा लेना। 1-2% है जो लोग कह रहे हैं कि 2-3 वॉर हो गया पाकिस्तान से, उसके बाद भी इस ट्रीटी को नहीं रोका गया था, अब लोग रोक रहे हैं। तो अब आवश्यकता है, और बिल्कुल युद्ध ही एकमात्र विकल्प है। पाकिस्तान ठंडा नहीं होगा, कभी कभी शांति के लिए युद्ध आवश्यक हो जाता है। लेकिन बड़े बड़े पत्रकार और बड़े बड़े जो ऐसे सामाजिक सोच वाले कार्यकर्ता है, वो कह रहे हैं कि युद्ध जो है अपने आप में एक समस्या है, वो किसी समस्या का हल नहीं हो सकता है, इसलिए हमें युद्ध नहीं करना चाहिए पाकिस्तान। तो रोज मारे जाएंगे। पाकिस्तान से युद्ध इसलिए जरूरी है कि उसको अब ठंडाना आपको आवश्यक हो गया है, अन्यथा रोज मारे जा रहे हैं। आप तो जाकर पाकिस्तान में कोई हत्या नहीं कर रहे हैं, आपके द्वारा तो पाकिस्तान में कोई सैलानी नहीं मारे जाते हैं, आपके यहाँ से कोई जाता ही नहीं है। आप बॉर्डर पर आप जाने लायक नहीं है, क्योंकि पूरा बॉर्डर तो उन्हीं के लोगों से शील्ड है। कश्मीर में भी जो बॉर्डर एरियाज हैं, वो उन्हीं के द्वारा जो ब्रेन वॉश्ड लोग हैं, जो उनके इन्फ्लुएंस में लोग हैं, उन्हीं के द्वारा सील्ड है सारा बॉर्डर एरिया। आप यहीं चले ना, कौन सा बॉर्डर एरिया आपका सुरक्षित है? अब बांग्लादेश से आपका बंगाल का कोई बॉर्डर एरिया है सुरक्षित? किशनगंज है सुरक्षित? नहीं है। जहां भी बॉर्डर आपका पड़ता है दूसरे देश से, वो कहीं सुरक्षित नहीं हो सकता जब तक इस्लामिक टेररिज्म बढ़ा हुआ है। और आपको पता है कि जब भारत की लड़ाई चल रही है पाकिस्तान से, तो आपको वहां सिक्योरिटी फोर्सेस को बढ़ाकर ही रखना चाहिए था। आपने 1/3 सिक्योरिटी फोर्सेस वहां से रिक्रूटमेंट जो है उसको हटा दिया। तो भाई टेररिज्म तो होना था। और पाकिस्तान को अगर अब मुंहतोड़ जवाब देना है तो दोबारा मिलिट्री पर छोड़िए, और मिलिट्री को उतना फिर से हाथ खोलकर छोड़ दीजिए कि अब वहां पर जो भी जैसे ही भारत ने पानी रोका, तो वहां बिलावल भुट्टो जो है वो बिलबिला उठे, और उसका कहना है कि या तो इस नदी में पानी बहेगा, नहीं तो हिंदुस्तानियों का खून बहेगा। तो आप बिलावल भुट्टो को ये बात समझ में आना चाहिए कि वहां हिंदुस्तानियों का खून नहीं बह सकता है। आपने तो बहा दिया पहलगांव में, लेकिन जहां से सिंधु नदी निकलती है और जहां जाती है, वहां पे कोई हिंदुस्तानी ठीक से रह नहीं रहा है। वो सब अपने आप को या तो पाकिस्तानी मान रहे हैं, और नहीं तो पाकिस्तानी ही है जहां वो जाता है। तो अगर खून बहेगा तो मैक्सिमम पाकिस्तानियों का ही बह जाएगा। उनको समझना चाहिए, उनको नॉलेज की कमी है ठीक से, उनको ज्योग्राफिकल कंडीशन से या तो पता नहीं है, और नहीं तो वो सिर्फ अपने सदन में बैठ कर ही राजनीति करना जानते हो, प्लेटफॉर्म पर उतरते नहीं है। अच्छा, हिंदुस्तान में इस समय जो है, अभी नरेंद्र मोदी बिहार में भी आए थे, तो वहाँ से उन्होंने कहा कि जवाब दिया जाएगा। बहुत लोगों का कहना है कि भारत में चुनाव है, इसलिए इस तरीके का जो है वो राजनीतिकरण किया जा रहा है इन सब मुद्दों का। कई लोग अलग अलग तरह के अपनी अपनी टिप्पणियां दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस तरीके के घटना के पीछे किसी राजनीतिक कारण या फिर राजनीतिक हाथ दिखता है, या फिर मतलब जैसा लोग कहते हैं वो ऐसा ही है, या फिर उसके ठीक उल्टा है? देखिए, एक बात आपको समझना होगा कि राजनीतिक कारण हर चीज को बता देना। भारत में कब चुनाव नहीं रहता है? आप बताइए कि कोई ऐसा साल है जब भारत में चुनाव, कभी या तो मेयर का कोई चुनाव होगा, मुखिया का चुनाव होगा, सरपंच का चुनाव होगा, हर स्टेट का अलग अलग विधायकी का चुनाव होगा, लोकसभा सिर्फ एक बार होता है 5 साल में। लेकिन भारत में कभी ऐसा नहीं है कि कभी कोई साल ऐसा हो जब चुनाव नहीं होता है। तो चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जहां तक बात है कि इसको राजनीतिकरण करना चाहिए ऐसे समय पर कि नहीं, तो हमको जब लग रहा है कि जब सारे विपक्ष भी अगर आपके सेंट्रल के साथ हैं, तो इसमें लोगों को राजनीति नहीं सोचनी चाहिए। जिनको राजनीति करना है वही अगर आप साथ खड़े हैं आज पाकिस्तान को जवाब देने के लिए, तो इसको राजनीतिक एंगल नहीं देना चाहिए। ये खुला आपको चुनौती दिया गया है पाकिस्तान द्वारा, और इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। अगर मोदी जी कह रहे हैं कि जवाब देना चाहिए, तो हम तो एक्सपेक्टेशन था मोदी जी को कि बांग्लादेश पर भी जवाब देते हैं। मोदी एक पड़ोसी धर्म निभाने के नाते आपको पहले, अगर पड़ोसी मुल्क अगर खतरे में था या पड़ोसी मुल्क के साथ अगर कुछ गलत हो रहा था, तो पहले आपको इंटरफेयर करना चाहिए, क्योंकि सबसे नजदीकी आप ही थे, और आप सक्षम भी हैं। और तब भी आप उसमें अगर नहीं इंटरफेयर उस समय किए, तो हम लोग को बहुत नाराजगी उसके लिए भी है। आज भी अगर आप सिर्फ कड़ी निंदा करके और सिर्फ आश्वासन देंगे, तो शायद
फिर भारतीयों को कोई उम्मीद ही नहीं रह जाएगी ऐसे। अच्छा, जैसे ही आतंकवादियों ने वहां पे अपने घटना को अंजाम दिया, उसके बाद एक लाइन उसने कहा कि जा करके मोदी को कह देना। तो आपको क्या लग रहा है कि ये डायरेक्ट जो है प्रधानमंत्री को चैलेंज किया गया है? प्रधानमंत्री जो हैं अब वो चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ये सबसे बड़ा धब्बा अब लग चुका है, ये अब सदियों तक याद किया जाता रहेगा कि नहीं एक ऐसा दिन था जहां नरेंद्र मोदी कहते थे कि 56 इंच का सीना है और आतंकवाद अब जो है सो खत्म हो चुका है, उसके बाद भी इस तरीके का घटना हुआ? आपको क्या लग रहा है? देखिए, अगर आप ठीक से इसको स्टडी कीजिएगा तो सारे धब्बे नरेंद्र मोदी के ही काल में लगे हैं। उरी हो, पुलवामा हो, ये सारे धब्बे जो हैं ये नरेंद्र मोदी के काल में ही लगे, बिना मतलब के। आप जितने ये सुकमा से लेकर के रोज सेंट्रल फोर्सेस को उड़ा दिया जा रहा है, नरेंद्र मोदी के काल में ही लगे। तो बात यह है कि जब सेना काम पर आएगी, अग्रसर होगी, तभी मारे जाएंगे। आप जंगल के रास्ते निकलिएगा तभी लैंडमाइंस पे चढ़िएगा ना, तोड़िएगा। आप जब काम ही नहीं करिएगा, अपने कैंप से बाहर ही नहीं निकलना है, तो आप कहीं नहीं, आपके साथ कुछ होगा। तो अब सेना हमको लगता है कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के बाद थोड़ी सी एक्टिव हुई थी फर्स्ट 5-10 ईयर्स में। तो ये सब गतिविधियां आपको देखने को मिली और चलते रहेंगी। लेकिन मोदी जी अगर ये कहे कि आतंकवाद जड़ से खत्म हो गया है, तो आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं कि आतंकवाद जब तक मदरसा जैसे इंस्टीट्यूशंस चलते रहेंगे, जब तक कुछ ऐसे मौलाना और आपके घर के भेदी रहेंगे जो आपके घर में बैठकर गद्दारी कर रहे हैं, जब तक वैसे लोग रहेंगे और आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी जब तक अपडेटेड नहीं रहेगी, सतर्क नहीं रहेगी, तब तक आतंकवाद को कहीं नहीं रोका जा सकता। यहाँ फ्रांस जैसा और अमेरिका जैसा देश तो रोक नहीं पाया, उसमें भी आप कुछ दिन पहले ही ना फ्रांस में उतना बड़ा जेनोसाइड हुआ था। तो आपको रोकने के लिए देखिए, आप कंपैरिजन भले करते हैं, आप जा रहे हैं हर देश में जाकर बैठिएगा, लेकिन उन देशों से कुछ सीखना चाहिए। 9/11 के बाद क्या अमेरिका में कोई आतंकवादी घटना घटा? क्योंकि वहां के सरकार ने वैसा एक्शन लिया, 1-2 ऐसे इंसिडेंट करके दिखा दिए एबटाबाद ऑपरेशन की तरह, कि अब आपकी रूह कांप जाएगी वहां आतंकवाद करने में। भारत इन सब में पता नहीं कि इतने सशक्त प्रधानमंत्री के होने के बाद रोज चैलेंज कर दिया जा रहा है मोदी को, क्योंकि मोदी के कारण बहुत चीज वहां बदल रहा है। कश्मीर में बहुत कुछ बदला है, इसमें कोई शक नहीं है। आज एक समय था कि 7 बजे के बाद लोग कश्मीर के रास्ते चलना नहीं चाहते थे, आज कश्मीरी भी सेफ अपने आप को महसूस कर रहे हैं। वहाँ एक तरह का ग्लोबलाइजेशन वहाँ पसरा है, जो संकुचित हो गया था कश्मीर का जो ट्रेड था, अब बहुत कुछ वहाँ बदल रहा है। तो इस वजह से भी जो लोग नहीं चाहते हैं कि बदलाव हो, उनको पेट में दर्द होगा, तो ये आतंकवाद पसरा। लेकिन मोदी जी को अब एक चैलेंज दिया गया और उनको ये खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि अब ही नहीं तो अब कभी नहीं, कितने लोगों को मारने दीजिएगा। अच्छा, जब हम कभी युद्ध की बात करते हैं या फिर आतंकवाद खत्म करने की बात करते हैं, तो देखा जाता है कि हम इतने बड़े देश हैं, दुनिया के चौथे सबसे बड़े सेना हमारे पास है, छठा सबसे बड़ा इकोनॉमी है, छठा सबसे बड़ा इकोनॉमी है, तब भी हम पिछड़ जा रहे हैं। एक छोटा सा मुल्क, छोटा सा देश जिसे मैप में जूम करके देखना पड़ता है, इजराइल, वो कैसे सक्षम हो जाता है आतंकवादियों को नष्ट करने में, अपने दुश्मनों से लड़ने में, और हम कैसे विफल रह जाते हैं? ये राष्ट्रवादिता की कमी। आपके देश में राष्ट्रीयता, राष्ट्रवादिता अनिवार्य नहीं है। अगर आप इजराइल के लोगों से बात कीजिएगा, अगर इजराइल को आप जानते हैं ठीक से, तो वहां राष्ट्र के प्रति लोग कट्टर हैं। हर व्यक्ति के धमनियों में जो रक्त बह रहा है वो राष्ट्रवादी रक्त है। यहाँ एक ही जगह पर 2 लोग से आप इंटरव्यू लीजिएगा, दोनों के विचार अलग अलग हैं, क्योंकि आपका भारत जो है वो एक तरह का इतना स्वतंत्रता, और इसका संविधान इस तरीके से बनाया गया है, इतना फ्लेक्सिबल संविधान है कि यहाँ किसी के ऊपर अनिवार्यता नहीं। जैसे हिंदू धर्म में आपको किसी तरीके की अनिवार्यता नहीं है। आप चाहें तो जन्माष्टमी का व्रत रख सकते हैं, आप चाहें तो नहीं रख सकते, आप चाहें तो नवरात्र का व्रत रख सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, आप नहीं चाहिएगा तो नहीं रख सकते। चाहे तो 15 अगस्त में खड़ा होइए, नहीं होइए, क्योंकि यहाँ अनिवार्यता नहीं है, ठीक है। और क्योंकि आप मैक्सिमम, इसका नाम हिंदुस्तान है, ये एक हिंदू सभ्यता से, हिंदू जो आपका ये विचारधारा रहा है, इससे बहुत ज्यादा प्रभावित रहा है ये देश, और इसके संविधान निर्माता भी मैक्सिमम हिंदू ही रहे हैं या इसी कल्चर को मानने वाले लोग रहे हैं। तो इससे होता यह है कि आपका जो आइडियोलॉजी है शुरू से फ्लेक्सिबल आइडियोलॉजी रहा है, यहाँ अनिवार्यता थी ही नहीं। अब थोड़ी है कि हाँ 6 साल का लड़का को भी नमाज पढ़ना ही पढ़ना है, रोजा रखना ही रखना है, तभी ना कट्टरता आती है। और कट्टरता एक ऐसी चीज है कि जिस धर्म में, जिस देश में आ गई, वो देश या तो बन जाएगा
या बिगड़ जाएगा। जब नाजी पार्टी में हिटलर ने कट्टरता लाई राष्ट्रवाद के नाम पर, तो आपने वर्ल्ड वॉर देख लिया। इजराइल के अंदर देश के प्रति वो प्रेम है और कट्टरता से प्रेम है। तो जब तक राष्ट्र के लिए प्रेम नहीं होगा और धर्म के लिए प्रेम होगा, तब तक उस देश का कल्याण नहीं हो सकता। आपको अगर राष्ट्रीयता सीखनी है तो इजराइल से सीखिए कि उसका अगर एक व्यक्ति अगर देश का मारा जाता है या उसके देश के प्रति अगर कोई आंख उठाने की कोशिश करता है, तो उनके लिए लगता है, उनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है और उनको लगता है कि राष्ट्र की तरफ आंख उठाने वाले की आंखें निकाल लेनी चाहिए। और यही रवैया अगर जिस दिन भारत के हर व्यक्ति में राष्ट्रीयता आ जाएगा, राष्ट्र सर्वोपरि मानने लगेंगे। यहां लोग कहते हैं कि पहले धर्म आता है तब राष्ट्र आता है, तो फिर जब तक धर्म आपका पहले होगा तब तो राष्ट्र से आपको सहानुभूति नहीं रहेगी। तो अच्छा, एक बात बताइए कि जैसे वहाँ पे नाम पूछ करके गोली मारी गई, पतलून उतार के गोली मारी गई, देख करके धर्म पूछ कर गोली मारी गई, तो इसके बाद क्या लग रहा है, कई लोग कहते हैं कि ये जो सेकुलरिज्म के ऊपर जो लोग बात करते हैं, ये उनके मुंह पे तमाचा है। जब तक इस देश में सेकुलरिज्म है तब तक ऐसे ही हिंदू मुस्लिम भाई भाई के नाम पर में ये पंक्तियां याद कराया जाएगा और हिंदुओं को चुन चुन के मारा जाएगा। देखिए, आपको आपके संविधान के निर्माता ने ही पहले ही कह दिया था कि सेकुलरिज्म बहुत बड़ा घात हो जाएगा भारत के लिए। अंबेडकर ने ही पार्टीशन ऑफ इंडिया में साफ साफ लिखा था कि अगर मुस्लिम एक बड़ा तबका यहां रुक जाता है तो भारत कभी भी चैन और अमन से नहीं रह पाएगा। ये बंटवारा ही जब धर्म के नाम पर हुआ था पाकिस्तान और भारत का, तो जिन लोगों ने सबसे ज्यादा मुस्लिम लोग लीग को वोट किया था, जिन राज्यों ने सबसे ज्यादा वोट किया था मुस्लिम लीग बनाने के लिए, और उन्हीं राज्यों के जो वोटर्स जिन्होंने सबसे ज्यादा वोट दिया वो यहीं रह गए, बिहार और उत्तर प्रदेश, लखनऊ और बिहार। और जिन्होंने इससे कोई मतलब नहीं रखा था, सिंध प्रदेश का जो क्षेत्र था, झेल वो रहा है। उनको उनका पलायन हो गया, उनको मजबूरन जाना पड़ा, उनको बिना मांगे कश्मीर मिल गया, उनको बिना मांगे पाकिस्तान मिल गया। जिन लोगों ने बंटवारा करवाया वो आज भी भारत में ही है। तो ये लोग अगर यहां बैठ के यहां बच गए तो खोखला तो करेंगे देश को। तो वैसे ऐसे खोखला करने वाले जो लोग हैं, देखिए सब वैसे नहीं है, आप भी जानते हैं, अब्दुल हमीद से लेकर के अशफाकुल्ला खान और अब्दुल कलाम को कौन ऐसा है भारतीय जो नहीं इज्जत करता, नहीं जानता। लेकिन इसी देश में अफजल कसाब और अफजल गुरु भी हैं। कोई ऐसा राज्य बता दीजिए, हम कश्मीर को में जो हुआ उसको हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई राज्य अछूता है क्या इससे? बिहार में पीएफआई के आतंकवादी नहीं पकड़े गए? दरभंगा में, बिहार के दरभंगा में क्या आईएसआईएस में 11 लोग यहां से नहीं भागकर ज्वाइन किए थे? कोई ऐसा देश है, केरल से कितने 11 लोग नहीं जाकर ज्वाइन किया आईएसआईएस? कोई राज्य अछूता नहीं है। हर राज्य में 100% में 10%, 5% ऐसे लोग हैं जो इंटरनेट के थ्रू इन्फ्लुएंस में आ जा रहे हैं, जो ब्रेन वॉश हो जा रहे हैं, जो या तो डायरेक्ट इंटेलिजेंस की वजह से, जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, वो हर स्टेट में अपना अपना एक इंस्टीट्यूशन चला रहा है, जो उनके सानिध्य में आए, जो उनके कवरेज क्षेत्र में आए। वो अगर ब्रेन वॉश हो गए, कम पढ़े लिखे हैं, नहीं सोचने समझने की क्षमता है, वैसे लोगों को टारगेट किया जाता है, वैसे लोगों से आतंकवाद करवाया जाता है। तो कश्मीरियों से हमारी लड़ाई नहीं है, कश्मीरी जन मानस से हमारी कोई ये नहीं है। और हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि हम लोग खुद ही कश्मीर से हैं। हमको अगर कोई बताए कि कश्मीरियों और मुसलमानों के बारे में, और वहाँ तो ये कहीं से भी उचित नहीं होगा, क्योंकि आपने भले शहादत दी होगी या नहीं दी होगी कश्मीर में, लेकिन हमारे परिवार ने कश्मीर में भारत के लिए सबसे पहली शहादत दी है। अच्छा। हमारे दादाजी सबसे पहले, ही वॉज द फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर टू बी किल्ड बाय जेकेएलएफ। जो आपके यासीन मलिक हैं, उन्होंने पहला काउंटर किया था इंटेलिजेंस के किसी ऑफिसर का, तो हमारा दादाजी था। लेट आरएनपी सिंह, अभी भी आप गूगल कीजिएगा तो मिल जाएंगे, लेट आरएनपी सिंह अकबरपुरी। तो हम बेहतर जान रहे हैं, अनंतनाग में हमारा घर था, हमको छोड़कर यहाँ आना पड़ा। तो हम कश्मीर, हमसे ज्यादा बढ़िया कश्मीर से आप हमको नहीं जान रहे हैं, या आप नहीं यहाँ पे बैठकर आकलन लगा लीजिए कश्मीर की हालत क्या है। एक सेक्शन किसी के इन्फ्लुएंस में आता है, घाटी प्रभावित हुई थी, उतने बड़े जम्मू कश्मीर में सिर्फ कश्मीर की एक पर्टिकुलर, 2 पर्टिकुलर घाटियां डिस्टर्ब हुई। जम्मू में तो कोई ऐसा नहीं हुआ, श्रीनगर में तो कभी नहीं हुआ। इसको आपको सोचना होगा कि कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं जम्मू कश्मीर में, और उनमें से कितने आतंकवादियों द्वारा प्रभावित हैं। बिहार में आ जाएगा, यहाँ किशनगंज, अररिया, पूर्णिया वाला क्षेत्र नहीं है प्रभावित, हर राज्य में है। कश्मीर में इसलिए ज्यादा है क्योंकि वहां एक जेनोसाइड बड़ा हो गया, दोबारा से फिर पहलगांव हो गया, इसलिए कश्मीर सुर्खियों में है। बहुत जगह यहाँ राजनीतिक अति की वजह से दबा दिया था। क्या बंगाल में नहीं हुआ? मुर्शिदाबाद, बंगाल में भी मुर्शिदाबाद हुआ है ना। अब कैराना हुआ था ना उत्तर प्रदेश में, कहाँ क्या नहीं हुआ है।
लेकिन कश्मीर को ज्यादा हाईलाइटेड मिलता है क्योंकि वो हमारा अंग एक समय तक नहीं रहा है, पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में रहा है, बगल में रहा है पाकिस्तान के। पाकिस्तान की ही वहां हुकूमत सेपरेटिस्ट की वजह से चल रही थी बहुत दिन तक, अब नहीं चल रही है। अब कम से कम उसको अपना अंग मानिए। जब हम लोग भूल सकते हैं, इसका प्रतिकार और इसका विरोध के नाम पर किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आतंकवादी तो वहां बैठेंगे, यहां कोई गरीब कश्मीरी आएगा अपना व्यापार करने के लिए, और उसका इसका जो प्रतिकार में होता क्या है कि ये लोग बेचारे प्रताड़ित होते हैं, यहाँ इनके साथ मारपीट होती है। चंडीगढ़ में आपने सुना होगा परसों कि कश्मीरी छात्रों के साथ मारपीट की गई, हॉस्टल्स के अंदर निकाल के उनको पीटा गया। तो ये प्रतिकार होगा ही होगा। हमने एक बार अभी कुछ दिन पहले लाइव में ही बात कही थी कि आप जो वहां कर रहे हैं हिंदुओं के साथ, मान लीजिए कोई आपको आपने नाम पूछकर मारा, देश के किसी दूसरे कोने में जहां हिंदू मजबूत है या दूसरा कोई रिलीजन मजबूत है, अगर उसने सेम आप किसी मुसलमान कुछ मुसलमानों के साथ वैसा कर दिया तो ये प्रतिक्रिया झेल पाइएगा। और ये भारत 75% अभी भी हिंदू है, यहाँ हिंदू है यहाँ पे। अच्छा, जिस तरीके से भारत सरकार ने गाइडलाइंस जारी किया कि यहाँ जितने भी पाकिस्तानी हैं वो जल्द से जल्द जो है यहाँ से देश छोड़ के निकल जाए, तो सभी पाकिस्तानी देश छोड़ के जा रहे हैं। ऐसे में कई लोग ये पूछ रहे हैं कि सीमा हैदर भी एक पाकिस्तानी है, क्या उसको भी अब देश से बाहर जाना चाहिए, उसके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए सरकार को? देखिए, तो अब सीमा हैदर अगर आपके भारतीय किसी नागरिक से शादी कर लेती हैं तो अब तो वो आपके यहाँ की हो गई ना। जो घूमने के लिए पाकिस्तानी आए हुए हैं उनके लिए ये फरमान जारी किया गया है। जिनका वीजा जो एक महीना का लेकर आए थे उनके लिए अब अगर आप यहाँ शादी करते हो तो आपको तो नागरिकता मिल जाएगी। अब यहाँ नागरिकता का यही नियम है ना। नहीं, लोग सीमा हैदर को लेकर कह रहे हैं कि नहीं, उसको भी भगाना चाहिए यहाँ से। भाई, सीमा हैदर अब आकर अगर आपके यहाँ रह रही है तो आप जो भी आपकी एजेंसीज थी, इतना बड़ा हंगामा हुआ था सीमा हैदर के आने पर, तो आईबी ने एक आध दो बार ये भी रखा था कि हम लोग पूछताछ भी की गई थी उनके साथ। तो अब तो एजेंसीज, यहीं पर तो एजेंसीज का असल काम शुरू होता है ना। अब तो आपको देखना है कि आपके यहाँ आने वाला व्यक्ति सही में कोई मुजाहिद है, कोई आतंकवादी है, या फिर कोई आपको प्रेम से आपके देश में घूमने आया है, या फिर यही फेलियर की वजह से आज हमारे 26, 27, 28 लोग मारे गए। इंटेलिजेंस को सशक्त कीजिए मोदी जी। पुलवामा के समय इंटेलिजेंस ने 3 बार आपको अपडेट किया था कि रोडवेज से नहीं लेकर जाने के लिए, एयरलिफ्ट करने के लिए उतना बड़ा प्लेटून को। इंटेलिजेंस को नजरअंदाज करने की वजह से पुलवामा घट गया, और इंटेलिजेंस की फेलियर की वजह से पहलगाम हो गया। तो अभी भी हमको लगता है कि एक बार याद कीजिए कि पहली बार 1962 में जब इंडो-सीनो वॉर हुआ था, उस वक्त इंटेलिजेंस की फेलियर मानी गई थी, जिसकी वजह से इंडो-सीनो वॉर हो गया था। आपके कम्युनिकेशन के जो लैंडलाइन फोन्स के तार थे उनको कट कर दिया गया था। इंटेलिजेंस अपडेट नहीं कर पाई थी कि चाइना अंदर एंटर कर रहा है। तब उसी समय बाइफर्केशन के बाद आरएन काउ को बनाकर रॉ का एक रॉ अलग विंग बना था, रिसर्च एनालिसिस विंग। तो अब जब रॉ को आपने अलग कर दिया, रॉ को इसी काम के लिए लगाया गया था ना कि इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से सारा काम आईबी का इंटरनल इंटेलिजेंस को देखने का काम है, रॉ एक्सटर्नल के लिए बनाया गया था। तो अब इसका मतलब क्या, दोनों फेलियर हो गए, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। और ये तो श्योर है कि ये बॉर्डर स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। कश्मीरी कैसे निपटा जा सकता है? क्या संपूर्ण पाकिस्तान को ही खत्म करके? उसके बाद आपके पास कोई, या तो आप एमालगमेट कर लीजिए अपने में, आपको अब चढ़ाई कर देनी चाहिए पाकिस्तान पे, एकदम कर देनी चाहिए। आप रोज चढ़ के आपके रोज 10, 15, 20, 50 लोग मारे जा रहे हैं, उससे बेहतर है एक ही दिन में खत्म कीजिए सारा कुछ। कब लड़ेंगे? आखिर फोर्सेस को क्यों रिक्रूट किया जाता है? क्यों आप आर्मी को पाल रहे हैं? अब तो उनको मौका दीजिए लड़ने का। या तो एक ही बार में ठंडा जाए, खत्म कर दें, और नहीं तो वहां आप अपना आधिपत्य साबित कर दीजिए। अरे कोई पाकिस्तानी दिल से नहीं माने, आपको मना करेगा कि भारत अगर हम पर रूल करेगा तुम्हारे लिए गलत होगा। कश्मीरियों ने सहीदे स्वीकार किया था ना इसको। आप कह रहे हैं कोई पाकिस्तानी नहीं कहेगा कि हम जो है सो भारत की जो शासन व्यवस्था है उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, तो लेकिन जो कश्मीर में जो मुसलमान है वो तो कह रहे हैं कि हमारा दिल पाकिस्तान में बसता है। सारे मुसलमान नहीं कहते हैं, आप बहुत से मुसलमान, हम कहते हो कि आप 1-2% देख रहे हैं। आप मैक्स बहुत से पाकिस्तानियों को आप सुनिएगा, उन्होंने कहा है कि मोदी जी के इंटरफेरेंस के बाद जो हम लोग निकल नहीं पाते थे, आज हमारा रोजगार बढ़ गया है, आज पर्यटन की वजह से हमारा रोजी रोटी चल रहा है, आज मोदी जी की वजह से यहाँ टेररिज्म का ये जो आतंक था वो खत्म हो गया। जो घटनाएं सप्ताह में 7 दिन होती थी, अब वो घटनाएं साल में 1-2 बार हो रही हैं। तो हुआ है कश्मीरियों में बहुत बदलाव आया है। आप जाइए एक बार कश्मीरियों से मिलिए, आपको वहां पे लोकल कश्मीरी से मिलिए, आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा बदलाव है। सब कश्मीरी पाकिस्तान के समर्थक नहीं है, हर मुसलमान पाकिस्तानी समर्थक नहीं है। यहां से भी, अब भारत के भी कई कोनों से भारत हारता है तो पाकिस्तान के लिए नारा लगता है कि नहीं लगता है?
बम पटाखे फूटते हैं कि नहीं भारत के हार पे? पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगता है कि नहीं लगता है? तो क्या सारे के सारे पाकिस्तान फॉलोअर्स हैं? उसमें से मुसलमान ही होते हैं जो कंडेम नहीं करते हैं उसका। यही चीज कश्मीर में, हर राज्य वही है, आप सिर्फ देखने का नजरिया बदलिए। बस वहां है कि बॉर्डर सिक्योरिटी को आपको बढ़ाना होगा, बॉर्डर स्पॉन्सर्ड टेररिज्म वहां ज्यादा है, बाकी राज्यों में बॉर्डर स्पॉन्सर्ड टेररिज्म ठीक से पनप नहीं पाता है। बस यही वहां की दिक्कत है। वो भी अगर मोदी जी अगर उसको खत्म कर देते हैं तो कश्मीर वुड बी अ बेटर प्लेस टू लिव इन। एक आखिरी सवाल, जब इतना बड़ा आतंकवादी हमला हो गया उसके बाद लोग नरेंद्र मोदी और जो गृह मंत्री अमित शाह हैं उन दोनों से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कि आपसे देश नहीं चल पाएगा, आपके रहते हुए इतने बड़े बड़े जो हैं वो आतंकवादी हमले हो गए हैं, आप लोग क्या करते हैं? सिर्फ कड़ी निंदा ही करते हैं और बाकी लोगों की जान चली जाती है, उस पर कभी कोई बात नहीं होती है। तो क्या इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर इससे बेहतर कुछ व्यवस्था बना करके यहाँ के नागरिकों की जान का वैल्यू जो है वो समझ में आ जाएगा सरकार को भी और देशवासियों को भी? देखिए, इस्तीफा हर चीज का समाधान नहीं है। रेल दुर्घटना हो गई तो नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया था। तो इस्तीफा दे देने से रेल दुर्घटना की जो घटना है वो कम हो जाएंगी। आपको दुरुस्त करने पर उस पर ध्यान देना चाहिए था ना, या देना चाहिए ना। आप इससे तो जिम्मेदारियों से भागने वाला काम इसको कहा जाएगा। अब आपका सबसे बड़ा जिम्मेदारी होना चाहिए कि हमने कहां लूप होल छोड़ दिया, जो गलती हुई है, अब उसको सुधारने का मौका है आपको दिया गया है। इस्तीफा दे दिए तो आपके पास कौन है अभी प्रधानमंत्री के लायक? लोग क्या कहते हैं, देखिए उस समय एक उद्वेलता इस लेवल पर होता है ना, इस लेवल पर उस समय एंजाइटी लोगों का होता है जब कुछ घटना घटती है तो, कि लोग अनायास कुछ भी मांग करते हैं। लेकिन अगर हर अनायास मांग को अगर पूरा कर दिया जाए तो फिर हर राज्य अपना लिंग्विस्टिक बेसिस पर एक एक राज्य मांगना शुरू कर दिया था। वल्लभ भाई पटेल अगर उस तरीके से अगर डिवाइड करते तो भारत कई भागों में विभाजित हो जाता। पब्लिक का काम है अपना शोक व्यक्त करना, अपने एंगर को ये डिस्प्ले करना, लेकिन जो जिनके हाथ में शासन है, प्रशासन है, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जो देश के गृह मंत्री हैं, उनका काम है कि कैसे पब्लिक एंगर को हम शांत करें और कैसे इनके अनुसार हम काम करें, जो जिससे कि इनको नागरिकता। सवाल छूट गया था कि रॉबर्ट वाड्रा को जानते होंगे आप, एक जाने माने जो है इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और उनका कहना है कि जब नाम पूछ के या फिर मजहब पूछ के गोली मारी गई, वो इसलिए मारी गई क्योंकि यहाँ पे मुसलमानों को दबाया जा रहा है भारत में। देखिए, ये कांग्रेस की पुरानी राजनीति का तरीका है। मुसलमानों को दबाया जा रहा है, ये ज्यादा जान रहा है कांग्रेस ही। सिर्फ ये बात ज्यादा जान रही है कि मुसलमानों को किस जगह पे मुसलमानों को दबाया जा रहा है, जरा हमको कुछ बताएंगे? पंचर बनाने में दबाया जा रहा है, या फिर जहां देश के बड़े बड़े सेना के में जो मुसलमान भाई अब ब्रिगेडियर और कर्नल बने हुए हैं, वहां दबाया जा रहा है कि देश की बड़ी बड़ी कंपनियों में अब वो साझेदारी निभा रहे हैं, वहां दबाया जा रहा है। कहाँ दबाया जा रहा है? सारे गृह योजना और जितना भी आपको आवास योजना है सब मुसलमानों के लिए ही मिल रहा है। जितना आपका राशन से लेकर के सारा चीज़ है वो उन्हीं को मिल रहा है। गैस का जितना सुविधा है उन्हीं को मिल रहा है। पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा उन्हीं का भारत झेल रहा है। एक एक जगह पर जहाँ हर जगह कर दिया गया कि हम दो हमारे दो, वहाँ हम दो हमारे 10 15 20 लोग झेल रहा है। और अभी आप कह रहे हैं कि दबाया जा रहा है, तो आपके राज्य में क्या किया, तब क्यों नहीं भारत विरोध किया? इमरजेंसी तो पूरे भारत के लिए के नागरिकों के लिए एक अभिशाप रहा है।